अच्छा, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि जो हमारी प्रोग्रेशंस होती हैं, उन प्रोग्रेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी हम अपनी जो लास्ट प्रोग्रेशन की टाइप है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो अभी हम इसकी एक छोटी-सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो हमें क्या कहती है? सबसे पहले कि ये जो जीपी होता है ये एक सीक्वेंस होता है, ये हमें पहले से पता है। लेकिन इस सीक्वेंस में कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या बात है जी खास? रेशो होती है। हमने जब एपी पढ़ा था तो एपी में डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन जीपी में क्या होता है जी? टू कंसेक्टिव टर्म्स का रेशो होता है। हम रेशो हमेशा फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमेशा एपी में और जीपी में क्या डिफरेंस है जी? एपी में एपी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, बट जीपी के अंदर हम टू कंसेक्टिव टर्म्स का रेशो पता करते हैं और वो रेशो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी ऐड होगी। वो चीज ये है कि कोई भी जो टर्म है जीपी की, कोई भी जो टर्म है ना, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो रेशो हम चूंकि इसमें हम रेशो में इंटरेस्टेड होते हैं, तो रेशो का मतलब होता है कि एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करें। डिफरेंस में हम माइनस कर रहे थे, तो इस केस में हम माइनस का डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो अब डिवीजन में अगर कोई जीपी के अंदर कोई एक ऐसी टर्म जीरो आ गई, तो वो तो इनफाइनाइट वाला केस बन सकता है, वो अनडिफाइंड केस बन सकता है। इसलिए कभी भी जीपी के अंदर जीरो वाली टर्म नहीं आएगी, ये याद रखना है। जीरो वाली टर्म कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस जीपी को जेनेरिकली, जिस तरह हम एपी को जेनेरिकली रिप्रेजेंट कर पाते थे और हमने देखा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम ये देखते हैं कि हम जीपी को कैसे जेनेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जीपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए लिखते हैं। उसमें लास्ट टाइम आपको याद होगा हम ऐड कर रहे थे ए प्लस डी। एपी के केस में ए प्लस डी था, लेकिन इस केस में रेशो है और रेशो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए आर, और ए आर का स्क्वायर कॉमा ए आर का क्यूब कॉमा, ये सिलसिला फिर आगे चलता रहेगा। और जेनेरिक जो इसकी nth टर्म आएगी वो ए आर एन माइनस एन की पावर एन माइनस वन और फिर सो ऑन। तो ये वो जीपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका कह लें, या एक इक्वेशन कह लें, या एक पूरा प्रोसीजर कह लें, एक सीक्वेंस कह लें, जो हमें ये बता रहा है कि एपी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो ए है, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस था, जीपी के अंदर कॉमन रेशो है, ठीक है जी, कॉमन रेशो। और इसकी जो nth टर्म है वो क्या है जी? a एंड r की पावर n माइनस वन, ये nth टर्म है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये आइडिया हो गया, और ये किस जाहिर है ये a n के बराबर है, ठीक है, ये पूरी a n के बराबर है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि जीपी जो है उसको जेनेरिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इस जीपी को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं, कि हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सीक्वेंसेस हैं जिनको हम जीपी कह रहे होंगे, और फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम जीपी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो जीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी एग्जांपल नंबर 1 जो है, तो हम कहते हैं जी 5 10 20 40। ये बिल्कुल हमारी वो फर्स्ट वाली एग्जांपल है जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में यूज की थी। तो इसमें अगर आप देखें
तो हमें ये पता है कि इसमें कोई डिफरेंस वाला या वो प्रोसीजर या वो पैटर्न तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लाई वाला एग्जिस्ट करता है। तो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सिलसिले होते हैं, असल में उन्हीं को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें रेशो होती है। तो अब अगर आप इसको फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या रेशो है? रेशो फाइंड करने के लिए कोई भी दो टर्म आप कंसेक्टिव टर्म्स उठाएं और उनको डिवाइड करें। तो मैं कंसेक्टिव टर्म उठाता हूँ 10 और 5 को, 10 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 2। इसी तरह मैं 20 और 10 को उठा लेता हूँ, तो इनका जब मैं रेशो पता किया तो ये भी 2 आया। तो आप 40 डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो तब भी आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा क्या चीज आ रही है, हमारा कॉमन रेशो जो है, जिसको हम आर कह रहे हैं, वो इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि अच्छा इनके दरमियान जो रेशो है वो 2 है, इट्स मीन ये एक जीपी है। और ये भी एक इंक्रीजिंग जीपी है। डिक्रीजिंग जीपीस भी हो सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है जी 2 -10 50 -250 और ये। अब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब इसमें जाहिर है एडिशन वाला सिलसिला तो नहीं है, रेशो वाला ही है। तो आप इसमें से कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठाएं और उनमें रेशो पता करने की कोशिश करें। तो आप अगर देखेंगे कि -10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। इसी तरह आप 50 डिवाइडेड बाय -10 करेंगे तो तब भी आपको -5 मिलेगा। और आप अगर 1250 डिवाइड बाई -250 करेंगे तब भी आपको -5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है इसमें भी हमारी जो कॉमन रेशो है वो -5 है। और इसमें आपको जी पता है कि इसमें स्टार्टिंग जो आपकी इनिशियल वो होगी टर्म वो 2 है। तो अब अगर आप इसकी nth टर्म पता करना चाहें, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप इस सीक्वेंस की nth टर्म पता करना चाहें तो वो कैसे आएगी, वो a r n-1 आएगी। तो इसमें a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू -5 है। तो माइनस, तो असल में आपकी ए एन किसके बराबर आएगा, 2 इंटू -5 n-1। तो ये आपकी nth टर्म बनती है। ये वैसे ही मैंने बताई थी, पूछी तो उन्होंने नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दी कि अगर आपने फाइंड करनी हो। और ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये एपी का हमने जेनेरिक या nth टर्म वाला सॉरी जीपी का हमने nth टर्म वाला फार्मूला देखा। और अभी हम एक और एग्जांपल बस देख लेते हैं। तो अगर एक सीक्वेंस है 1 इंटू कॉमा 1/3 कॉमा 1/9 कॉमा 1/27 कॉमा 1/81 और आगे सिलसिला जारी है। तो अब इसमें अगर आपको कोई कहे कि इसमें रेशो क्या है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 1/3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो रेशो क्या आ गई, 1/3। इसी तरह अगर आप 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपको आंसर यही मिलेगा। अगर आप ये वाली दो टर्म से ले लेते हैं 1/81 डिवाइडेड बाय 1/27, तो इसका रेशो भी आपको 1/3 ही मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी कंसेक्टिव टर्म्स उठाएं, उनका रेशो लें, सेकंड टर्म को ऊपर रखें, फर्स्ट टर्म को बाद में नीचे रखें, उनका रेशो पता करें, डिवीजन परफॉर्म करें सिंपल, तो आपको हमेशा रेशो इस केस में 1/3 मिलेगी। तो इसका मतलब है इस केस में हमारी रेशो जो होगी वो 1/3 है, और इनिशियल जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 1 है। इससे अगर आप इसकी nth टर्म पता करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें कुछ चीजें बताई हुई हैं और कुछ मांगी हैं। बताया क्या है जी, वो कहता है जी थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज दिस। थर्ड टर्म उसने बताई हुई है, इसके अलावा सिक्स टर्म भी बताई है कि यार कहता है सिक्स टर्म ये है, आपने पता करनी है पांचवी।
ट्रस्टिंग है ना कि हमें गिवन क्या है। गिवन है जी, हमें गिवन है जी A3 थर्ड टर्म किसके बराबर है जी 63/4 के। अच्छा, और हमें क्या गिवन है, हमें छठी टर्म भी पता है, और छठी है 1701 डिवाइडेड बाई 32। ये हमें पता है दोनों, और हमें पता क्या करनी है, A5 हमें पता करनी है कि ये क्या है। तो आपके ख्याल में ये कैसे हो। अच्छा, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें ये पता है कि भाई A n किसके बराबर होता है, A इंटू n-1 के। अब हम इससे ना इक्वेशन पता करने की कोशिश करते हैं। A3 इसमें पुट करते हैं, A3 है जी, और A3 A इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि n जब मैं 3 पुट करूंगा तो -1 ये आ रहा स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे अब A3 की वैल्यू मैं अगर इस साइड पे पुट कर दूं तो 63 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू A इंटू आर स्क्वेयर। तो ये मेरे पास ना एक इक्वेशन बन गई। तो हमने एक इक्वेशन बना ली। इसी तरह हम छठी के लिए भी एक इक्वेशन बना लेते हैं कि A6 जो है ये किसके बराबर आएगा जी, AR इसके आर की पावर 5 आ जाएगा। अब A6 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1701 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू AR की पावर 4। ये मेरी एक और इक्वेशन बन, दो इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं कि मैं किसी तरह इस आर स्केयर को R5 को इसके अंदर यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के पुट कर लूँ, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। या इसका एक और भी अच्छा तरीका है कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशन में को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो मेरा मामलात और भी आसान हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं जी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो वो कैसे होगी, तो अगर मैं थोड़ा सा यूं लिखूं कि भाई AR की पावर 5, AR की पावर 5 इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। और ये राइट साइड किसके बराबर आएगी, ये असल में आएगी 1701 डिवाइडेड बाय 32। ये मैंने ऊपर लिख दी, और नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, और इक्वेशन 1 क्या है जी, AR की पावर 2 इंटू 6, इस साइड पे 63 डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है जी, ये बात आप सबको समझ आ गई कि ये मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया है, इक्वेशन 2 को उसको दोनों साइड्स ऊपर रखी हैं, और इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स डिवीजन के नीचे रखे हैं, डिवाइड कर दिया, सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, ए तो आपस में कैंसिल हो गई। अगर मैं R5 डिवाइडेड बाई R2, इसका आंसर क्या होता है, अगर R2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाके R की पावर -2 हो जाएगी, और चूंकि बेस दोनों की सेम है तो आपस में ऐड हो जाएगी। तो इससे आंसर क्या आएगा, R माइनस होगा, R3 आ जाएगा, R3 आ जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि ऐड करेंगे सर। ये कैसे हुआ, R2 को जब मैं ऊपर लेके गया तो ये R की पावर -2 हो गया, और माइनस फिर में आ दोनों को ऐड कर दिया, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 5 में जब -2 ऐड होगा तो वो आपका रिजल्ट जो बचेगा वो R की पावर 3 बच जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो ये सिचुएशन आ गई, राइट साइड पे क्या होगा, 1701 डिवाइड बाई 32, और ये उल्टा हो जाएगा, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 63 नीचे आ जाएगा। अब आप अगर आप इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो कुछ चीजें आपस में कट जाएंगी, जिस तरह 4 कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाए, 8 आ जाएगा नीचे, 4 1 4। और ये 63 को जब काटूंगा, ये मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, ये 27 के बराबर आ जाएगा। तो जो मेरा R³ है वो असल में 27/8 के बराबर आ जाएगा। अब क्या मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 8 3 यहाँ से R की यस वैल्यू सर। कैसे निकाल सकते हैं। सर ये दोबारा नहीं काट देगा? मैं जानबूझ के नहीं काट रहा, अच्छा, लेकिन यहाँ से हम कुछ डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जरा ये मुझे बताएं।
यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? नो आइडिया। अच्छा, अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं, सर 3r की वैल्यू, यस सर ये अगर मैं दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लूं तो क्या ख्याल है आपका कि R3 जो है इसका क्यूब रूट ले लूं और दूसरी साइड पे भी 27 का अलग से क्यूब रूट ले लूं और 8 का अलग से क्यूब रूट ले लूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यूब रूट किसके बराबर होता है? 1/3 के। सर r की वैल्यू 3 आ जाएगी, यस सर। तो ये तो कि ये क्यूब जो है ये क्यूब रूट से कट गया तो यहाँ तो आ गया लेफ्ट साइड पे R आ गया। अब जो 27 होता है ये 3 की पावर्स में कितना होता है? ये 3 की पावर 3 होता है। सर 3 की पावर 3, यस 3 की पावर 3 होता है और ये जो क्यूब रूट होता है ये 1/3 के बराबर होता है और डिवाइडेड बाई ये 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 के बराबर होता है और इसकी भी पावर 1/3 आ जाएगी। तो ये पावर्स आपस में हो जाएगी कैंसिल। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा? मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्या ख्याल है? R की वैल्यू क्या आ गई? यस 3/2। 2, जी, ये पॉइंट आपको समझ आ गया सबको कि ये R कैसे आया है? यस सर। चलिए, गुड हो गया। अच्छा, ये R की वैल्यू आ जाने से अब क्या आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट जो आपकी टर्म होगी वो क्या होगी? क्या फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं आप इस R की वैल्यू को यूज करते हुए और जहां से कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यस सर, r को पुट वैल्यू कर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम R की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसकी चूंकि वैल्यू जरा छोटी सी तो इनको मैनिपुलेट करना जरा आसान होगा। तो अगर मैं R की वैल्यू पुट कर दूं इसमें इक्वेशन 1 में, तो इस मैं यहाँ इक्वेशन। लिखता हूँ कि पुट R इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। तो मेरी इक्वेशन 1 किसके बराबर थी? वो AR² बराबर थी 63/4। इसमें R की वैल्यू पुट करूंगा तो A 3/2 होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 63/4 और मेरा आंसर आएगा जी ये 3 की पावर कितना आ जाएगा जी? 3 की पावर ये 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 63/4। अब इन A को मैं लेफ्ट साइड पे रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ मैं सॉरी राइट साइड पे ले जाता हूँ। 63 और मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 4 तो आपस में हो गए कैंसिल और ये 9 जब 63 के साथ कैंसिल होगा तो ये 7 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो सीक्वेंस बनेगा जिसकी हमें दो डिफरेंट टर्म्स दी हुई थी, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया, ए पता चल गया और आर भी पता चल गया, ए और आर भी पता चल गया। अब हमें क्या पता करना था? हमें जनाब पता ये करना था कि A5 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें तीसरी और छठी दी हुई थी, हमें पांचवी पता करनी थी। उसके लिए हमें ए का भी पता होना चाहिए था और आर का भी पता होना चाहिए था। हमने आर भी निकाल लिया और ए भी निकाल लिया। अब हम A5 को कहेंगे जी A5 इज एक्चुअली इक्वल टू आर की पावर 4। तो ए की वैल्यू सिंपल पुट करेंगे 7, आर की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 उसकी पावर 4 और ये 7 आ गया और ये 3 की पावर 4 कितना होता है जी 81 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो अब अगर आप 7 को 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 6 7 ऊपर आंसर आएगा और नीचे 16 आंसर आ जाएगा। तो ये असल में आपका वो आंसर है जो उसने हमसे कहा था कि भाई आप पांचवी टर्म क्या होगी यह पता करके दें अगर तीसरी और छठी गिवन हो।
ठीक है, तो ये उसने हमें बता दिया कि भाई ये सूरत हाल है, और हमने बड़े आराम से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी वाली टर्म हमारी